आप सभी लोगों का स्वागत है एटम्स और न्यूक्लियाई के इस खूबसूरत से लेक्चर में। आज की क्लास में हम पूरे एटम्स और न्यूक्लियाई को पढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप थोड़े बहुत फॉर्मूलेज को लर्न करते हो, पूरी कंसेप्ट को सीखते हो, तो यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज थ्योरीज होती है। अब इस चैप्टर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, एटम्स न्यूक्लियस के बारे में, है ना, जिसे हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। आपने क्लास 11th में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे चैप्टर्स को पढ़ा है। तो क्लास 12th में जब आप एटम्स और न्यूक्लियाई को पढ़ोगे तो बहुत कम ही ऐसी चीजें होंगी जो आपको एक्स्ट्रा लगेंगी, है ना। ऑल्दो मोर ओवर बातें वही है, पर थोड़ी बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे बातें की गई है ना। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को हमें देखना है, बहुत सारे कंक्लूजन्स को देखने हैं, तो ये पूरा चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और मैं आप सभी का पारंगत बैच में स्वागत करता हूँ। और चलिए भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है कि हमको एटम्स के बारे में पढ़ना है, एटम्स के स्ट्रक्चर को सीखना है। तो इंट्रोडक्शन में मैं यही बोल देता हूँ कि हम डिटेल, है ना, बहुत बड़ा हो गया भैया, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, है तो छोटा करता हूँ, है ना। हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर। डिटेल स्टडी करेंगे एटम के ऊपर, है ना। और डिटेल स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई के ऊपर। डिटेल स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ये भी करेंगे। और बेटा आज इस चैप्टर में ना मैं क्या करने वाला हूँ, इस चैप्टर में लास्ट में मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चंस। क्या कराने वाला हूँ? क्वेश्चन। क्यों सर? क्योंकि अगर आप ये करने के बाद आपने एटम को पढ़ लिया मेरे साथ, आपने न्यूक्लियाई को डिटेल में पढ़ लिया, अब अगर आप क्वेश्चन को कर लोगे तो इस चैप्टर में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर करोगे एटम्स और न्यूक्लियाई जैसे चैप्टर्स में। तो परेशान नहीं होना है भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो पढ़ना शुरुआत करते हैं एटम के बारे में। बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था जॉन डेल्टन। उनका कहना था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये बात आपको याद रखनी है कि एक जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। मैटर क्या होता है आप सबको पता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास है, उसका अपना वॉल्यूम है ना, कुछ स्पेस लेता है तो उसे मैटर बोलते हैं। जैसे इसका अपना मास है, इसको मैं रखता हूँ अपने हाथ के ऊपर तो कुछ स्पेस ले रहा है, इसका अपना वॉल्यूम है तो ये मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मैटर होती है। इवन तुम्हारी आंखों से जितनी भी चीज देख पा रहे हो वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। बेटा ये जो मैटर है ना, चाहे मार्कर हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे पूरी दुनिया हो, ये बनी किससे है? एटम। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया, हमारी पूरी लाइफ, हम सब किससे मिलकर के बने हैं? एटम से। और इसी बात को बहुत ही खूबसूरत से साइंटिस्ट जॉन डेल्टन सर ने पहली बार बताया। और हमको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। क्या होता है भैया? ये होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का, यानी जिससे मैटर बना हुआ है। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है तो हम कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही पूरा दुनिया, पूरा मैटर, जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो, ये सब किससे बना हुआ है? एटम से। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि जो एटम होता है, एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है मैटर का, लाइफ का नहीं। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? नहीं सर। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि एटम जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का, तुमको ये भी समझना चाहिए कि एक एटम दिखता कैसा है, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर मैं एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, अगर मैं एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ऑल्दो मैंने एक स्ट्रक्चर्स तो लेकर के आया हूं, पर पहले मेरी बात को समझ लो, फिर मैं आपको उधर ले चलता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो तीन चीजें एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, वो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons are present inside atom. Electron, protons and neutrons are present inside atoms. है ना। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं?
प्रेजेंट इनसाइड एटम। अब क्योंकि ये एटम के अंदर होते हैं, इसी वजह से इनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक, और क्या कहा जाता है? पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को क्यों सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं? क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूं तो बेटा यहाँ पे ना, ये जो आपको लाल लाल देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो, ये जो रेड है ये प्रोटॉन है, बाकी सारे न्यूट्रॉन्स है ना। प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो जितने न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये जो जितनी भी चीजें आपको देख पा रहे होगी, आई होप आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रिवॉल्व करता है। क्या करता है भाई? इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, एक एटम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स में चार्ज ही नहीं होते हैं। तो ओवरऑल पूरे न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सर न्यूट्रॉन्स पे कुछ कोई चार्ज ही नहीं है ना, जीरो चार्ज। ओवरऑल न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होगा। और साथ साथ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ये बात तो सर समझ में आ गई कि एक एटम के सेंटर पे तो न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, है ना। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ये क्या है? तो ये तो है न्यूक्लियस, और इसे मैं बोल देता हूं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ये पूरा एक रफली स्ट्रक्चर है एटम का, इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहे हैं? इसके अंदर आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। अब क्योंकि ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई है। अब बेटा इतनी बात हमको नहीं पता थी, ये जो आज हम देख करके जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमको पहले नहीं पता था। इसके बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसने एटम के बारे में बताने की कोशिश की, उसका नाम था थॉमसन। थॉमसन सर सबसे पहली बार आए और उन्होंने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, या व्हाट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने कहा, कभी आप लोग तरबूज खाए हो? तो बहुत लोगों ने जवाब दिया, हाँ हम तरबूज खाए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो रेड एडिबल पार्ट होता है, आप तरबूज को कट करो तो जो लाल लाल होता है पूरा, है ना, उसे बोल दिया उन्होंने प्रोटॉन्स। और लाल लाल जब खाते हो ना तरबूज, जो रेड पार्ट होता है उसको प्रोटॉन्स बोला, और जो सीड्स होती है उसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार एक वाटरमेलन में, जिसका रेड एडिबल पार्ट होता है वो होता है प्रोटॉन्स, और जो सीड्स होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे उन्होंने कंपेयर किया। उसका जो मेन कहना था, थॉमसन सर का जो मेन कहना था, वो एक एटॉमिक मॉडल को वाटर से या प्लम पुडिंग से, वाटरमेलन से या प्लम पुडिंग से कंपेयर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप एक वाटरमेलन को कट करो, आप एक वाटरमेलन को कट करो। कहा सर, कट किया, है ना। इसमें उन्होंने कहा जो रेड रेड पार्ट है ना, मेजॉरिटी पार्ट रेड होते हैं, मेजॉरिटी पार्ट क्या होते हैं? रेड होते हैं, है ना। तो जो रेड पार्ट है, लेट्स सपोज जो रेड रेड पार्ट है वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्रोटॉन्स। और जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन। ऐसा उन्होंने कंपेयर किया था। तो ये जो रेड एडिबल पार्ट है, एडिबल मतलब खाने वाला पार्ट जिसको हम खाते हैं, ये जो रेड एडिबल पार्ट है, ये क्या है भाई? ये है आपका प्रोटॉन्स। क्या है भैया? ये है आपका प्रोटॉन्स। इन्होंने कहा जो एटम होते हैं उसके अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो प्रोटॉन्स होता है, और जो सीड्स होती है, जैसे ये सीड थी ब्लैक कलर की, क्या होती है? सीड होती है वाटरमेलन के अंदर। ये सीड जो है, इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन। ये जो सीड है, सीड इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन। ये किसकी तरह है? इलेक्ट्रॉन की तरह। मतलब इसकी मदद से समझाना चाहते हैं। ठीक है भाई। कि एक एटम में खरबूजा काटो, अरे खरबूजा नहीं, तरबूज होता है ना। गाँवों में, हम तो भैया गाँव में जब रहते थे तो वहां पे साइकिल से तरबूज बेचने आता था, गजब का मारपीट होता था, हम तो तरबूज खाएंगे, हम तो तरबूज खाएंगे। गांव में मेरे मार हो जाता था तरबूज को लेकर के। तो पता है बहुत लोग तरबूज को खरबूजा बोलते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं।
पर पता नहीं कौन सा ओपिनियन लेकर क्यों जिंदा है ना। तो कुल मिलाकर उन्हें वाटरमेलन से कंपेयर किया है ना। अगर मैं इसको वाटरमेलन मानूं ना, ऐसे ही प्लम पुडिंग भी होता है सेम वे में, तो अगर मैं इसको वाटरमेलन मानूं तो यहाँ पे जो रेड एडिबल पार्ट है उसको उन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन, है ना, और जो सीड है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। तो इन्होंने अपने मॉडल में यही बताया था कि एटम जो होता है, ये सबसे वाहियात मॉडल है, सबसे घटिया मॉडल बनाया था थॉमसन ने। इन्होंने क्या कहा कि जो पूरा का पूरा एटम है वो, उन्होंने कहा कि पूरा पूरा एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है ना। पूरा जो रेडिएबल पार्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, तो उन्होंने कह दिया कि एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीड की तरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन इट्स लाइक सीड। यानी कि पूरा का पूरा जो एटम होता है ना, मोस्ट ऑफ द एटम, यानी कि पूरा का पूरा जो स्फीयर है एटम का, एटम गोल गोल मानते हैं ना, एटम को स्फीयर की तरह मानते हैं, तो जो पूरा का पूरा स्फीयर होता है एटम का वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ऐसा थॉमसन ने बोला। इसको कैसे कंपेयर किया था, इन्होंने अपने प्लम पुडिंग मॉडल में इसको बताया था, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल में, जो कि ऊपर लिखा हुआ है ना। अब इस लाइन के बाद उन्होंने यही बोला था कि जो रेड एडिबल पार्ट होते हैं, एक वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट होता है प्रोटॉन समझ सकते हो आप, और जो सीड्स होते हैं उसे आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो। यानी इनका कहना था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, उसमें जो इसमें जो ये सीड्स हैं इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ। फिर एक लाइन उन्होंने बोल दी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने कहा कि देखो भैया, एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है, यानी प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बराबर है, पूरा का पूरा एटम क्या है, न्यूट्रल है। ऐसा इनका मानना था, इनका पूरा का पूरा एटम क्या है, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है। ये इन्होंने बात बोली थी, देखो ये बात समझ में आई लोगों को। आज भी इस बात को माना जाता है एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, पर ये क्लियर कट आइडिया नहीं दे पाए, चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। सही बात बता ही नहीं पाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि सही बात को नहीं बता पाए, है ना, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रखे हुए हैं और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये सब बातें इन्होंने बोला, है ना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब बेटा इनकी ड्रॉबैक्स क्या थी, ड्रॉबैक्स ये थी कि अभी आगे चल के आप एक चीज पढ़ोगे, इसके बाद जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड सन। रदरफोर्ड सन ने एटॉमिक मॉडल दिया, तब हमें जाकर के एटम्स के मॉडल में क्लियरिटी हो पाई। जब रदरफोर्ड सर आए थे तो रदरफोर्ड सर ने एक एक्सपेरिमेंट कराया था, जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक बात बताओ, अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, तो अगर ये तुम्हारा मॉडल सच है, तो अगर उस एक्सपेरिमेंट को इस एटम पे किया जाए तो उसका रिजल्ट वही आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब रदरफोर्ड सर के एक्सपेरिमेंट को इनके एटॉमिक मॉडल से कनेक्ट किया गया, वो किया गया, तो वो रिजल्ट नहीं आया। तो इनकी ड्रॉबैक्स आपको क्या लर्न करनी है कि it was not able it was not able to explain Rutherford alpha particle scattering experiment। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इस वजह से फेल हो गया। दूसरा एक चीज होती है बेटा, अभी आगे आपको समझाऊंगा, जिसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब किसी चीज को हीट करते हो, किसी गैस को, किसी मटेरियल को आप हीट करते हो तो लाइन स्पेक्ट्रम जैसी चीज होती है, उसको भी आगे बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि थॉमसन सर ने कहा कि देखो यार, पूरा का पूरा जो एटम है उसमें जो सीड्स होती है ना, उसको अगर उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया, उसमें कहा जो सीड्स होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, और जो पूरा का पूरा स्फीयर है, जो रेडिएबल पार्ट है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। ठीक है, और उन्होंने कहा पूरा का पूरा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ड्रॉबैक्स क्या थी, ड्रॉबैक्स उनकी यही थी कि ये रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। एक चीज थी लाइन स्पेक्ट्रम, पेशेंस रखो, थोड़ी देर बाद बताऊंगा बेटा, मेरी मजबूरी है इसको बताना, कि तुम्हें बाद में बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, है ना, इसको आपको जानना है। पर बेटा यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी है ना, थॉमसन, बेटा यहाँ पे ना एक चीज आप लर्न कर लो, मेरी बात मानो। थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन सर ने क्या किया था कि डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को। अब ये पूरी कहानी कभी बाद में करेंगे, पर इसमें क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ना। आल्दो ये चीज आपको पता है, हीट पर नेचुरल ट्रिक होता है, बट याद रखना थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वो अलग की चीज है, यहाँ पे जो बता रहा हूँ अलग की चीज है। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड सर ने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। क्या लिया था बेटा, रेडियो एक्टिव सोर्स।
इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या होते थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकलती थी। बीम क्या होता है सर, बहुत सारे लाइट की रेस को मिला दिया जाए उसे हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। इवन जो लेजर से निकलती है, लेजर लाइट जो होती है, आपको क्या लगता है कि लेजर से एक रे निकलती है? नहीं, उसमें बहुत सारी रेज होती है, होती बीम। तो बेटा ऐसे ही हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, हमारे पास क्या था, एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, और यहां से क्या निकल रही थी, यहां से निकल रही थी अल्फा पार्टिकल। बेटा जिनको अल्फा पार्टिकल के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं, अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे समझ सकते हो कि हीलियम एटम को जानते हो आप? हाँ सर, हीलियम एटम के बारे में हमको पता है। बेटा हीलियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, हीलियम 2+ कर दो, हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो बन जाता है अल्फा पार्टिकल। क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स था, यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बीम्स निकल रही थी। और बेटा ये जो चीज आप देख पा रहे हो ना, इसे बोलते हैं गोल्ड फॉइल। क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल। गोल्ड की फॉइल थी, बहुत अमीर आदमी थे भाई ये, रदरफोर्ड साहब बहुत अमीर थे, तभी तो ये गोल्ड की फॉइल यूज कर पा रहे थे। तो गोल्ड की फॉइल से ये अल्फा पार्टिकल जाता है, टकराता है, क्या हुआ, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल की बीम निकली, ये गोल्ड के फॉइल से टकराई। और बेटा पीछे हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी, है ना, एक स्क्रीन थी, इसकी कोटिंग जो थी वो जेडेनस से की गई थी, जिंक सल्फाइड, है ना। जिंक सल्फाइड क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जिंक सल्फाइड से कोटिंग की गई थी, है ना। जिंक सल्फाइड क्या है, जिंक सल्फाइड जेडेनस बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, जब इस पे कोई अल्फा पार्टिकल पड़ेगा तो चमकेगा, इसी वजह से इसकी जिंक सल्फाइड से कोटिंग की गई थी, इट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है भाई। हाँ, तो क्या हुआ, पूरी पूरी बात को समझना। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, गोल्ड फॉइल से टकराया, जैसे ही गोल्ड फॉइल से टकराया, है ना, गोल्ड फॉइल से टकरा करके गया, तो पीछे की स्क्रीन लगा रखी थी हमने, ताकि इसकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाए कि किस किस एंगल पे अल्फा पार्टिकल जाकर के टकरा रहा है, क्या क्या पूरी कहानी हो रही है। इसको समझने के लिए हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी, जो आप ये देख पा रहे हो, ये स्क्रीन, ये है ना भाई, बात को समझ पा रहे हो। हाँ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, इस गोल्ड फॉइल में गया, और पीछे इसकी एक्टिविटी को हमने ऑब्जर्व किया। अगर आप एक चीज देख पाओ, तो यहाँ से बहुत सारी रेज जो है, बहुत सारी बीम्स जो है, बहुत सारी लाइट्स जो है, वो सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। पर कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, और देख रहे हो बहुत कम है जो वापस भी आ रही है, ऐसा हमने देखा है ना। ये डिटेक्टर बोलते हैं इसको, इस स्क्रीन को डिटेक्टर बोलते हैं, डिटेक्ट कराने में हेल्प करती है, ठीक है भाई। और ये गोल्ड फॉइल है। आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता लगा, हमने ये देखा इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जो अनडेविएटेड सीधे चले गए। मान लो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ये गोल्ड का एटम है ना, गोल्ड का एटम है, और यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे चले जा रहे हैं। कुछ एक आध दो हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, है ना, स्मॉल एंगल से कुछ डेविएट हो रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, पर मेजोरिटी, पर मेजोरिटी, मेजोरिटी बात करूं, मेजोरिटी बात करूं, वो सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। कुछ एक 8,000 में एक ऐसे थे जो सीधे उस पाथ पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी क्या हुई, जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकला, तो हमने ये चीज नोटिस की, हमने एक चीज नोटिस की कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फाइल से वो करके जा रहा है, और पीछे हमने स्क्रीन लगाई, तो हमने यहाँ पे मॉनिटर किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, बिना रुके हुए, बिना मुड़े हुए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। ठीक है सर, 0.14%, ये बात आपको याद रखनी है कि 0.14% ही ऐसे पार्टिकल थे जो कि डेविएट हो गए मोर देन 1 डिग्री से, है ना। 1 डिग्री से ज्यादा, 1 डिग्री से ज्यादा केवल 0.14% पार्टिकल थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट किए। मेजॉरिटी ऑफ दी अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। 0.14 पार्टिकल, ये परसेंट पार्टिकल ऐसे ही थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट किए, और 8,000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो ये हमारा पूरा गोल्ड का फॉइल था, तो यहां से मान लो मेरा गया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल गया, तो मेजॉरिटी ऑफ दी अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, है ना, सीधे। कुछ एक दो थे ऐसे जो थोड़ा सा बेंड कर गए, है ना, 1 डिग्री के एंगल से, 1 डिग्री से बेंड किए, है ना, कितने, 0.14%। 8,000 में एक ऐसा था जो ऐसे गया और उसे टकरा के वापिस आ गया, है ना, 180 डिग्री पे बेंड कर दिया, वो 8,000 में एक था। 1 in 8,000 पार्टिकल डेविएट बाय मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री मतलब
लगभग लगभग 180 150 यानी उसी पाथ पे वापस आ गया, है ना। ये सब देखने को हमको मिला। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि रदरफोर्ड साहब ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने देखा कि इस गोल्ड फॉइल से जब बहुत सारी बीम्स टकरा रही है, बहुत सारी सीधी जा रही है, 0.14% पार्टिकल ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं भैया, 0.14% पार्टिकल ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर रहे हैं। 8000 में कोई एक पार्टिकल है जो अपने 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर रहा है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब जब इस बात को देखा गया है ना, तो क्या क्या कंक्लूजन निकले, आओ उसको देखते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर सबसे ज्यादा है ना मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल को सोचते हो, यहाँ पे 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे जा रहे थे। 99% अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे जा रहे थे। मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल को तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको याद रखना है कि 90 मोस्ट मतलब होता है 99% ऑफ दी अल्फा पार्टिकल, है ना, अच्छी अच्छी किताबों में बताया जाता है। तो 99% ऑफ दी अल्फा पार्टिकल अगर सीधे जा रहे हैं तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यही तो मतलब है कि भैया एटम अंदर से खोखला होगा। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, आप मुझको एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल तो सर होता है हीलियम 2+, है ना, हीलियम 2+ को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बेटा ओवरऑल मैं आपसे कहूँ अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। और बेटा न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस का नेचर कैसा होता है, सर न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, अगर न्यूक्लियस के पास गया होगा, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तभी तो रिपल करेगा। ये जो 0.14% पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज के पास गए होंगे, और ये भी पॉजिटिव चार्ज के पास गया होगा तभी डेविएट किया होगा। और अगर मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एटम अंदर से खोखला है, एटम अंदर से खोखला है। दूसरा, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। क्यों? क्योंकि उसी के पास जब चीजें जा रही हैं तो डेविएट कर रही है। वो जो 0.14% डेविएट कर रहा था मोर देन 1 डिग्री से, 8000 में से एक जो वापस आ रहा था वो लगभग लगभग न्यूक्लियस के पास गया होगा तभी ऐसा हुआ होगा, भाई प्लस प्लस में रिपल्सन हुआ होगा। ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, इसका मतलब क्या है, एटम अंदर से एम्प्टी रहा होगा। ठीक है भाई, हाँ। तो अब यहाँ से एक बात पता लगी बेटा, इस चीज को आपको लर्न करनी है, तो पूरी बात आपको लर्न करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी बात ये है, इस एक्सपेरिमेंट से एक बात पता लगी कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो साइज ऑफ एटम होता है, एंड साइज ऑफ एटम वो कितना होता है भाई, वो होता है 10⁻10 मीटर, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि न्यूक्लियस की साइज बड़ी है, पर ये माइनस में 15 है, माइनस में वैल्यू कम होती है, जितनी माइनस उतनी वैल्यू कम। ये न्यूक्लियस छोटा है, एटम एटम की साइज 10⁻10 मीटर है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आपको याद रखनी है बेटा, 10⁻15 मीटर को हम एक फर्मी बोलते हैं, एक एफएम, इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। सॉरी, तो कई किताबों में क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस को 1 फर्मी बताया जाता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस को क्या बताया जाता है, 1 फर्मी मीटर। क्यों? क्योंकि 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 1 इंटू 10⁻15 मीटर के, है ना, जिसे बोलते हैं फर्मी मीटर। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर होता है, उसका मतलब 10⁻15 मीटर। और साइज ऑफ एटम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, और 10⁻10 मीटर को बेटा एक एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रॉन। तो कई किताबों में इसको ऐसे भी कहा जाता है कि जो साइज ऑफ एटम होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 10⁻10 मीटर, या ऐसे कहा जाता है 1 एंगस्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? 1 एंगस्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आ रही है भाई? हाँ सर। तो क्या क्या बात पता लगी? सॉरी, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो एम्प्टी है। हाँ सर, पहली बात ये पता लगी। दूसरी बात, कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा सेंटर पे तभी वो रिपल्सन हो रहा है, तभी वो वापस आ रहा है, तभी वो डेविएट कर रहा है। और एक चीज पता लगी कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में है, इसको मैं 1 फर्मी मीटर बोल सकता हूँ, और जो एटम है वो 10⁻10 मीटर में है ना। तो मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, इन सारी चीजों को मिटाल के मैं जो एक बात बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, है ना, वो लाइन क्या रहेगी, वो लाइन ये रहेगी कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस पता लगा हमको, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो हमको पता लगा वो कितना पता लगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस हमको पता लगा 1 इंटू 10⁻15 मीटर, इसको 1 फर्मी मीटर भी कहा जाता है। दूसरी बात,
हमको जो साइज ऑफ एटम पता लगा, साइज ऑफ एटम वो था बेटा 1 × 10⁻⁻10 मीटर, इसको हम 1 एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, रदरफोर्ड ने थॉमसन भाई की एक बात को सच कहा। उन्होंने कहा एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन्स अगर है और एटम न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है और एटम पूरा न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन जरूर। तो वही इन्होंने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम के अंदर होते हैं, है ना, ताकि वो एटम क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। और उन्होंने एक बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि देखो यार, अगर पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है, रदरफोर्ड का कहना था कि अगर एटम न्यूट्रल है, एटम जो न्यूट्रल है, एटम इज न्यूट्रल, तो उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। और ये ऑर्बिट कहाँ होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ऑर्बिट होगी, अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट होती है, इसी में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तभी पूरा का पूरा एटम हमारा न्यूट्रल होता है। एक बात उन्होंने बोली जो बहुत मजेदार बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। उन्होंने कहा the centripetal force is provided by the electrostatic attraction between nucleus and electron। इस लाइन को मैं आपको अगली पेज पे समझाता हूँ, ये लाइन क्या कह रही है मैं आपको समझाता हूँ। भाई आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ। हाँ आओ, एक बात बताते हैं बेटा। कंक्लूजन क्या था, रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है भैया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और उसका मेन रीजन क्या दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसका मेन रीजन ये है कि देयर इज इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम, इनसाइड एटम, क्योंकि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, विच इज प्रेजेंट इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो कहाँ प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट जो कहाँ है, सर्कुलर ऑर्बिट में है। फिर उन्होंने क्या बोला, दूसरी लाइन में बोली, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑर्बिट के अंदर, ये रुके हुए नहीं है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो अगर मैं एक न्यूक्लियस बनाऊं, अगर मैं एक न्यूक्लियस बनाऊं भाई, है ना, अगर मैं एक न्यूक्लियस बनाऊं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स होंगे, है ना। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ही होगा। और बेटा इसके चारों तरफ क्या होंगे, इसके चारों तरफ होंगे ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में क्या होगा, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना, यही तो हो रहा होगा। हाँ सब यही हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। बोलो बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आ रही है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, पूरी कहानी में आपको फिर से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ओवरऑल चार्ज तो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। एक बात बताओ बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस तो होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव चार्ज, पर फिर भी ये गोल गोल घूम रहा है। उसका उन्होंने कारण दिया, रदरफोर्ड साहब ने उन्हें कारण दिया, बेटा कोई भी चीज घूमती है ना तो वहां पे एक फोर्स लगती है, उसके लिए फोर्स चाहिए, घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा ये फोर्स होनी बहुत जरूरी है अगर तुम किसी भी चीज को घुमाना चाहते हो, है ना। जब तुम एक पत्थर को घुमाते हो रस्सी में बांध के गोल गोल, तुम पत्थर को अपनी तरफ खींचते हो, गोल 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 घूमने लगता है ना, तो तुम सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होगा, इसको भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो इसी बात को इन्होंने बताया था कि जो ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो इनके बीच में ना, इनके बीच में इस इलेक्ट्रॉन के और इस प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लग रही है, और ये फोर्स कैसी है, सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे होते हैं, तो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। इसको मैं प्लस क्यू बोल दूँ, इसको माइनस क्यू बोल दूँ, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर लगता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में लग रही है ना, इसी वजह से गोल गोल घूम रहा है। तो इसकी एक लाइन बोली जा रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करती है। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दी, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय दी, प्रोवाइडेड बाय दी, कौन प्रोवाइड कर रहा है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स? इसको बाय दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और गोल गोल लट्टू जैसा ये नाच रहा है। यही बात रदरफोर्ड साहब ने बोली थी। क्या बोला था भैया कि देखो, पहली बात तो ये है कि अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके अंदर भैया ऑब्वियस बात इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। पूरी बात समझ आई? सॉरी, आगे बढ़ते हैं भाई। एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। भाई ये क्या होता है? आपने अभी रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, तो अभी आपने एक चीज समझी कि जैसे भाई ये एक गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है ना, गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? किसी का भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिव होता है, और अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पे गया था तो ये डेविएट कर गया था, तो यहाँ से गया बिल्कुल सेंटर पे, तो ये वापस आ गया। ये क्या आ गया? ये वापस आ गया। भाई ऐसे जाएगा तो ये भैया वापस भी आ जाएगा। क्यों वापस आया? ऐसे गया इधर वापस आ गया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है बेटा ये भी तो पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा और ये वापस आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। तो मतलब सर अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो उसके न्यूक्लियस को हिट नहीं करेगा, कभी हिट नहीं करेगा भाई, कभी भी हिट नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल की औकात ही नहीं है कि गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस को हिट कर जाए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होगा रिपल्सन, खटाक वापस। ये ऐसे गया या सो 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 यूं, सो 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 यूं, है ना? ऐसे होता है भाई, है ऐसे होता है। ठीक है भाई, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। अब हमारी बात को जरा सुनो बेटा, ये मैक्सिमम कितनी दूरी पर, कुछ किस दूरी से, मान लो गोल्ड पार्टिकल यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस इसकी ये आर नॉट है, यानी इतनी दूर तक जा पाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस जो जा सकता है गोल्ड न्यूक्लियस के पास उतनी जा सकता है, इसके बाद नहीं जा सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन अल्फा पार्टिकल, या ऐसे उसको लिख सकता हूं मैं, है ना, इसको मैं क्या कह सकता हूं? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस up to which it can go, up to which, up to which it can go, है ना? कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, कहां तक ये जा सकता है, उसी को बोल देते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसको आर नॉट से दिखाते हैं। मान लो यहां तक गया, है ना, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तक जा सकता है ना, कितना पास जा सकता है उसके, उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। मान लो यहाँ तक गया, है ना, तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? आर नॉट है ना।
अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e प्लस का चार्ज होता है, हीलियम 2 प्लस है ना, यही होता है। तो हीलियम 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, इसको मैं 2e कह सकता हूँ। भाई इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा पार्टिकल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसके ऊपर यह है हीलियम 2 प्लस, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 प्लस का चार्ज है ना। 2 प्लस का मतलब क्या होता है? 2 प्लस मतलब होता है 2 पॉजिटिव बेटा, 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्रोटॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये माइनस में होता है। और प्रोटॉन पे कितना होता है? सर कितना ही होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना भाई, तो दोनों पे चार्ज बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन से भी उतना चार्ज है, प्रोटॉन से भी उतना चार्ज है। और यहाँ पे 2 प्लस है, अल्फा पार्टिकल क्या था? 2 प्लस, तो इसको मैं 2e भी तो बोल सकता हूँ। हाँ सर बोल सकते हो। एक न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे जितना इसका एटॉमिक नंबर इंटू ई। भाई मान लिया हाइड्रोजन की बात करो तो 1 ही होगा, हीलियम की बात करो तो उसका एटॉमिक नंबर 2 ही होगा, यानी 2 पॉजिटिव होंगे, लिथियम के 3 पॉजिटिव होंगे। ई मतलब पॉजिटिव बोल देता हूँ, और जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने पे पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही है, और न्यूक्लियस पे चार्ज जेड है। अब यहाँ पे एक डेरिवेशन है बेटा, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का डेरिवेशन करो आप, इसका फार्मूला। इसको बेटा आर नॉट से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? आर नॉट से, ठीक है। कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल जा सकता है, वहां से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, आर नॉट बोलते हैं। बेटा ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं, आप कुछ मत करो, आप इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। क्यू वन कितना है बेटा? 2e, क्यू टू है जेड ई। बेटा कुछ मत करना, के को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मतलब 2e Q2 जेड ई अपन आर नॉट। यहाँ से आर नॉट की जब वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ मत करना, आप कुछ भी मत करना, आप इसको याद कर सकते हो 2 के जेड ई स्क्वायर। आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हटा दो आप, तो सीधा सीधा याद रखना के ऐसे रहने दो, तो 2 के जेड ई स्क्वायर अपान हाफ एम वी स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको समझ में आए। चाहे तो आप ऐसे याद कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड स्क्वायर बाई हाफ एम बी स्क्वायर, चाहो तो आप ऐसे याद कर लो, पर बेटा ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए। जब लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा इसका यूज क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है जैसे बोलते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? मान लो अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जा रहा है, तो बेटा जो सेंट्रल लाइन है ना, सेंट्रल लाइन जो है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के बीचों बीच है ना, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है भाई? ये हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। इसकी सेंट्रल लाइन क्या होगी? इसकी सेंट्रल लाइन यही तो होगी, सेंट्रल लाइन यही होगी। अब बेटा मान लो एक अल्फा पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा है, अब न्यूक्लियस से पास से जाएगा, थोड़ा डेविएट करेगा, न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो क्या करेगा? डेविएट करेगा। मान लो ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो डेविएट करेगा थोड़ा सा ना, डेविएट करेगा। ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे गया, ऐसे हो जाएगा। एक बात आप समझो बेटा, ये जो सेंट्रल लाइन होती है ना, ये जो सेंट्रल लाइन बनाई मैंने, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये अल्फा पार्टिकल था हमारा, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर वाली लाइन से कितना ऊपर जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी वेक्टर इसके सेंट्रल लाइन से कितना डिस्टेंस, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई, इसका वेलोसिटी मान लो इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो सेंट्रल लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको बी से दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं बी से। इसका सबसे फॉर्मूला क्या है? सबसे सिंपल लाइन में क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको भूल जाओ आप, ये लाइन भूल जाओ। ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर हमारा ऐसे था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ का? फ्रॉम सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन से जो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे जा रहा था अल्फा पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी इधर थी। सेंट्रल लाइन से जो इसकी डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। बेटा ऐसा कुछ मत करना, सीधा सीधा फार्मूला याद रखो भैया, है ना, नो बकैती, सीधा सीधा फार्मूला के जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू अपन काइनेटिक एनर्जी पास। के जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपन काइनेटिक एनर्जी, के जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपन काइनेटिक एनर्जी। काजी स्क्वायर, इसको ऐसे याद करा देता मैं ऑफलाइन में, काजी स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो पढ़ रहे हैं बी इक्वल टू के जेडी स्क्वायर, क्या पढ़े हैं भाई? हम यही तो पढ़े हैं, v इक्वल टू के जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपन काइनेटिक एनर्जी, यही तो पढ़े हैं। हाँ सर यही पढ़ेंगे। और यहाँ पे स्मॉल बी क्या है बेटा? स्मॉल बी क्या होता था? स्मॉल बी होता था इम्पैक्ट पैरामीटर, यही तो है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है हमको क्या बताता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर? मान लो भाई ये न्यूक्लियस है, इसके पास से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, बेटा हमको ना कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कितनी है, कितने एंगल पे स्कैटर किया, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, इसकी पाथ क्या है जो अल्फा पार्टिकल है, उसको अगर हमें उसको समझना है ना, ये जो हमें हमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या देता है? इम्पैक्ट पैरामीटर हमको ट्रेजेक्ट्री देता है, हमको पाथ देता है अल्फा पार्टिकल का, और कितने एंगल पे स्कैटर कर रहा है इसके बारे में बताता है। तो ना केवल हमको ट्रेजेक्ट्री देगा, भाई आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे है ना, थीटा की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी उसके बारे में अगर हमको पता करना है तो हमको इम्पैक्ट पैरामीटर के थ्रू ही जानकारी मिलेगी, है ना। भाई 180 डिग्री होगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, वही तो होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरी बात को समझो, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? कॉट थीटा की वैल्यू रखोगे तुम्हें सब पता चलता जाएगा, तो हमें ट्रेजेक्ट्री और स्कैटरिंग एंगल के बारे में आइडिया देता है। बेटा जितना कम होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतनी एंगल ज्यादा होगी। भाई तुम एक बात बताओ, तुम ज्यादा न्यूक्लियस के पास ले आओगे ना तो 180 डिग्री पे टकराओगे ना, बिल्कुल गए सीधा तो 180 डिग्री पे वापस आ जाओगे, थोड़ा दूर गए तो थोड़ा कम स्कैटर किया, थोड़ा एंगल कम हुआ, और बहुत ऊपर गए तो यानी जैसे जैसे देखो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो क्या होता जा रहा है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैटर किए, यहाँ पे और बढ़ गया, अब यहाँ पे अगर कोई आता ऐसे लौट जाता उसी एंगल पे लौट जाता, है ना। तो जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना एंगल ज्यादा होगा, है ना। ये बात आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेसर इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी बी कम तो थीटा ज्यादा, बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर, ये आप याद रखना, इम्पैक्ट पैरामीटर कम है भाई तो न्यूक्लियस के पास में जाओगे तो खूब तेज टक्कर लगेगी ना, लौट आओगे। हाँ भैया आते हैं एक चीज जिसके बारे में आपको इंतजार था बेटा, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि थॉमसन का जो मॉडल था लैम्पुडिंग मॉडल, वो एक लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ये स्पेक्ट्रा की पूरी खेल क्या मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि भाई जब किसी गैस को या किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हो, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ गैस, जब कोई गैस या किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, है ना। किसी गैस को हीट कर लो, किसी सब्सटेंस को हीट कर लो, तो आपको पता है उसमें एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है। मान लो कोई एटम है, इस एटम को मैंने हीट किया तो पहले ऑर्बिट में था जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अभी कूद के चला जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्बिट में। अब जब वापस आएगा तो उसे अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी ना, मैं हीट करूंगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कूद करके चला जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर जब ये आएगा तो उसे एनर्जी अपनी रिलीज करनी पड़ेगी ना। अब भाई इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, अभी वापस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तो ये रिलीज करता है ईएम वेव के फॉर्म में। तो मोटा मोटा ये बात समझो कि एटम को या किसी मैटर को जब मैं हीट करता हूँ तो उसमें ट्रांजिशन होती है, और किसमें होती है ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉन में। तो उससे क्या होता है? उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भैया? उससे एनर्जी रिलीज होती है, किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। और बेटा अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी विजुअल रेंज में आती है तो हमको चीजें दिखती है, ठीक है भाई। अब बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करूं तो उसमें दो तरीके की स्पेक्ट्रा पढ़नी है भाई, एक पढ़ना है हमको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक पढ़ना लाइन स्पेक्ट्रा। बेटा ये जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो रही है, ऑब्वियस सी बात है इसकी अपनी कुछ वेवलेंथ होगी। तो एक बात याद रखना, अगर ये जो वेवलेंथ है वो हमें लाइन से मिल रही है, लाइन से मिली एनर्जी, यानी इसकी जो वेवलेंथ है वो कंटिन्यूअस है, लाइन से मिलती जा रही है, सीक्वेंस वाइज में वेवलेंथ मिल रही है, तो हम बोलेंगे वहां पे जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनेगा। पूरी बात को समझो, किसी भी एटम को किसी मैटर को हीट करते हो तो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, फिर जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ये जो ईएम वेव होती है इनकी अपने वेवलेंथ होती है, अगर ये वेवलेंथ आपको सीक्वेंस वाइज मिलती है तब जो स्पेक्ट्रा बनते हैं उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो देखो सारी कलर की वेवलेंथ मिल रही है ना, सारी वेवलेंथ उनको मिल रही है ना एक सीक्वेंस में, एक मैनर में, तो इसे बोल देते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। लेकिन बेटा अगर कुछ ही वेवलेंथ हमको मिले, सारी ना मिले, भाई कंटिन्यूअस मतलब होता है सारी की सारी मिल गई, व्हेन ईच वेवलेंथ इज प्रेजेंट इन अ मैनर। पर बेटा अगर हमको सारी वेवलेंथ ना मिले, हमको थोड़ी कम वेवलेंथ मिले, गायब हो गए, सर्टेन वेवलेंथ मिले, मैं कहूंगा सर्टेन वेवलेंथ मिले, उसे बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा।
अब बेटा लाइन स्पेक्ट्रा दो तरीके के होते हैं, एक होता है इमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। लाइन स्पेक्ट्रा दो पढ़ने हैं हमको, एक पढ़ना है हमको इमिशन, बहुत आसान होता है भैया, एक होता है इमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। अभी तक मैंने क्या कहा कि भैया देखो एटम को अगर आप फीड करोगे तो इसमें ट्रांजिशन होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेंगे, है ना, पूरी बात को हमने कहा। फिर हमने कहा कि देखो भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जब भी एनर्जी को अपने रेडिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। तो हमें दो तरीके की स्पेक्ट्रा मिलेंगी, एक इमिशन, एक एब्जॉर्प्शन। बोलो भाई हाँ बात समझ में आई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब बेटा इससे क्या होता है, हमें हमने अगर सारी मिलती है, सारी वेवलेंथ की हमें क्या मिलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेंगी, तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। कुछ ही वेवलेंथ मिलेंगी तो लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। लाइन स्पेक्ट्रा दो होती है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। बेटा इमिशन क्या होती है, इमिशन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट का टाइम देना। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा वो होता है जिसमें सर्टेन वेवलेंथ मिलती है है ना। अब इमिशन स्पेक्ट्रा बनता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लो कोई हॉट गैस, अब इसको जब मैं प्रिज्म से पास कराऊंगा तो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, तब बेटा जो हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा वहां पे मिलेगा हमको इमिशन स्पेक्ट्रा। कैसा स्पेक्ट्रा मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा। यानी मान लो हमारे पास में कोई हॉट गैस है, हॉट गैस जब प्रिज्म से पास करेगी तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रा। सेम वे में मान लो हमारे पास में कोई सोर्स है, कोई बल्ब है ना, वहां से कोई कोई एक हॉट डेंसिटी, हाई डेंसिटी का हॉट मटेरियल है ना, और उसको मैं अगर कोल्ड गैस से पास कराऊंगा, देखो हॉट गैस से पास कराऊंगा तो हमें मिलेगा इमिशन स्पेक्ट्रा। पर कोई हाई डेंसिटी का मटेरियल है और उसको मैं कोल्ड गैस से पास कराऊंगा, तो कोल्ड गैस की प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब भी कोई लाइट, कोई भी किसी वेवलेंथ, कोई भी सोर्स, है ना, जब जाता है कोल्ड गैस के पास तो क्या कर लेता है, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट विल एब्जॉर्ब समथिंग, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें सारी चीजें नहीं मिल पाती है हमें, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब हमें हॉट गैस से पास कराते हैं, जब हॉट गैस होती है उसको प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमें मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कि जब कोल्ड गैस से पास कराएंगे तो कोल्ड गैस कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, हॉट गैस में मिलेगा हमको इमिशन स्पेक्ट्रा। ये दोनों लाइन स्पेक्ट्रा के पार्ट होते हैं। अब बेटा इसकी डायग्राम को मैं दिखाऊं तो आपको देखो कंटिन्यूअस में सारी चीजें मिल रही है तो कंटिन्यूअस मैनर में मिलेगा। इमिशन में देखो तुम्हें कुछ कुछ वेवलेंथ मिल जाएंगी क्योंकि जो हॉट गैस है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो हमको मिल जा रही है। पर बेटा एब्जॉर्प्शन में देखो आप मेजोरिटी ऑफ दिस स्पेस ब्लैक होती है, इवन मैं आपको सच बताऊं तो ये पूरा ब्लैक रीजन होता है, पूरा ब्लैक होता है। हाँ ये देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये देखो देखो जो ब्लैक ब्लैक है इसका मतलब ये हुआ, ब्लैक ब्लैक होने का मतलब ये हुआ कि ये एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ब्लैक मतलब ये एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और हमको जब सारी, हमको कहीं कहीं सर्टेन वेवलेंथ मिल रही है, देखो कुछ यहाँ मिल गई, कुछ यहाँ मिली, कुछ यहाँ मिल गई, तो इमिशन स्पेक्ट्रा है। और ये इमिशन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब ये पास होती है हॉट गैस से, इससे हॉट गैस से, तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलती है। पर अगर मैं कोल्ड गैस से पास कराऊंगा, है ना, कोल्ड गैस से पास कराऊंगा तो ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी तो कुछ जगह ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब हमें सारी वेवलेंथ मिलेगी तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने पढ़ी। बेटा एक चीज हमको और पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद मैं बताना भूल गया, रदरफोर्ड का वो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या था इनका, ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये भी पढ़ लो भाई ना, ये मेरे से छूट गया था, इसको मैं अभी तुम्हें पढ़ा देता हूँ। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक, अगर मैं बात करूं इनके ड्रॉबैक का तो ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कुड नॉट explain the stability of atom, the stability of an atom। ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में, तो बेटा आपने एक चीज पढ़ी है कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, ये रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओवरऑल कहा जाता है एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब भी चार्ज रिवॉल्व करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन से जब रिवॉल्व करेगा
तो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इट विल रिलीज इट्स एनर्जी, इट विल रिलीज इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, रिलीज इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। तो बेटा एक ऐसा टाइम आएगा ना जब इसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एक ऐसा टाइम आएगा इसकी एनर्जी कम होती रहेगी, तो ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा और न्यूक्लियस में आकर के टकरा जाएगा, एटम ही पूरा खत्म हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, ये बात सच है ना, ऐसा मैक्सवेल बोलते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करेगा तो आकर के न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, इसकी एनर्जी धीरे धीरे घटती रहेगी। तो क्या एटम स्टेबल रह पाएगा? लोगों ने क्वेश्चन पूछा, इस बात पे इन्होंने जवाब नहीं दे पाए ये, तो क्या हो पाया? उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये। दूसरी क्या बात थी? दूसरी बात थी ये लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, जो हमने अभी पढ़ा है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रम में कौन सा? इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों नहीं कर पाए थे, है ना। लाइन स्पेक्ट्रम को ये नहीं कर पाए कि भैया लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है ना। आपको आज पता है कि अगर हॉट गैस होती है तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम का इमिशन वाला मिलता है, अगर कोल्ड गैस जाती है तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमको कैसा मिलता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसको भी ये सब बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल की। ये जो पूरी एटम की हिस्ट्री चल रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं, थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, इन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पर ये कंट्रीब्यूशन इनफ नहीं था एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, एटम की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। क्योंकि रदरफोर्ड ने बोल दिया कि एटम न्यूट्रल है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और वहां पे एक क्वेश्चन उठा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को भी लूज कर रहे होंगे, वो एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लूज कर रहे होंगे, और अगर एनर्जी लूज कर रहे होंगे तो एक टाइम आएगा और वो इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन उठा। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बोर साहब आए। बोर साहब केमिस्ट्री के वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट माने जाते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में भी है ना, आप देख ही पा रहे हो। बोर के एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, आओ इसको देखते हैं और समझते हैं कि बोर साहब क्या कहते हैं। बोर साहब कहते हैं कि रदरफोर्ड हम तुम्हारे मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। बोर साहब की पहले ये क्या किए कि एक्सेप्ट किए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा देखो हम पूरी तरीके से तुम्हारे एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कार्ड नहीं करते, हम तुम्हारे एटॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर उन्होंने इस मॉडल को एक्सेप्ट करके एक नया मॉडल दिया, जिसमें देखो जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल था, एक तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, एटम्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एटम कैसे स्टेबल है ना। दूसरा इन लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने बोर साहब ने रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, है ना, एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, है ना। अब ये क्या क्या कहते हैं, बोर का मॉडल क्या क्या कहता है और देखते हैं। बोर के मॉडल में जो पहला कंसेप्ट है वो है बेटा न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या कहता है? न्यूक्लियर कंसेप्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ये क्या कहता है बोर का न्यूक्लियर कंसेप्ट? ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब कहाँ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन? ये रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में। इन्होंने समझाया कि जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, है ना। इन्होंने कहा देखो एक एटम को देखो, जिस तरीके से प्लैनेट्स जितने भी हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम वे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सबसे पहली बात इन्होंने बोली है। बोलो भाई क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? बोलो हाँ ठीक है सर, आपकी बात हमको समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। फिर इन्होंने एक बात बताई कि देखो यार जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में तो वही ऑर्बिट हो सकती है ना। उन्होंने कहा कि सारी ऑर्बिट दुनिया में पॉसिबल नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन उठा था, मैं आपको इस पूरे मॉडल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊं।
तो बोर का कहना था कि देखो यार, बोर साहब सिर्फ एक बात पे बिलीव करते थे, उनका मानना था कि ऑर्बिट सब नहीं है। बोर साहब का मानना था, बोर्स का जो पॉस्टुलेट था वो यही था कि सबसे पहले समझो कि रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, है ना, क्या क्या, या मैं कह लूं ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड मॉडल का। अभी मैंने आपको बताया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जब तक ड्रॉबैक नहीं समझोगे तो आगे की चीज समझ ही नहीं पाओगे। तो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे? सबसे पहला जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का वो ये था कि इन्होंने ये स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये नहीं समझा पाए। तो जब बोर साहब आए, उन्होंने कहा, इन्होंने समझा स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये कैसे स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे? स्टेबिलिटी इस वजह से नहीं समझा पाए थे कि मान लो एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो अपनी लूज करेगा, और एक टाइम के बाद आने के बाद ये न्यूक्लियस में आकर के गिर जाना चाहिए और एटम पूरा खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसा क्यों खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि अपनी एनर्जी को लूज कर रहा होगा कंटिन्यूसली, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कौन? रदरफोर्ड साहब। अब बोर साहब जब आए, उन्होंने कहा कि देखो यार, बोर मॉडल क्या बोलता है कि देखो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, तो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbit, only in those orbit which has which has which has angular momentum, कैसे कर लो, which has energy, which has fixed energy, जिसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, which has fixed energy। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। और इन्होंने इस ऑर्बिट को क्या बोला? दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्होंने इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली, इन्होंने ये कहा कि जब ऑर्बिट इस स्टेशनरी, जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। किसकी? विच है फिक्स्ड एनर्जी, किसकी? ऑर्बिट की। तो बोर कहते हैं कि देखो यार, तुमने स्टेबिलिटी नहीं समझाया, तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन उठा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, आकर के एटम में गिरेगा, खत्म हो जाएगा कहानी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसे स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। और इसी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसे वे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एंड they do not they do not radiate energy and revolving, and they do not radiate energy, और ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। एंड दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी ऑन रिवॉल्विंग। जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इस एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने बता दी। किसने बता दी? बोर ने। तो भैया ये बोर बोर ने इस चीज को बता दिया, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर गई। बोर ने सेकेंड चीज जो बताई थी अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो पहली चीज ये थी, दूसरी बात ये था, दूसरा चीज ये था, क्या मैं इसको मिटाल के बता सकता हूँ? हाँ ठीक है। एक तो बोर ने सबसे पहले चीज ये बता दी, दूसरी बात जो बोर ने बताई थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, है ना। बोर ने जो दूसरी बात बताई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। बोर ने कहा, एक तो पहली चीज उन्होंने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, और जब वो रेडिएट करते हैं, जब वो रिवॉल्व करते हैं, यानी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फिक्स, या मैं इसको बोल दूं, है ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फिक्स होती है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फिक्स, पहली बात ये बताया, ऑर्बिट फिक्स। दे डू नॉट रेडिएट, या मैं इसको कह देता हूं इलेक्ट्रॉन्स while revolving in orbit, while revolving in orbit do not radiate energy, in orbit do not radiate energy, ये रेडिएट नहीं करते हैं एनर्जी को, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। पहली बात तो ये आपको समझनी है।
दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में सारे ऑर्बिट नहीं हो सकते हैं, ऑर्बिट वही होगा, इन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन दी है, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ ऑर्बिट। इन्होंने कहा वही ऑर्बिट होते हैं, वही ऑर्बिट इस दुनिया में हो सकते हैं जिनका जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा। जैसे आपने चार्ज पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। सेम वे में उन्होंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट कि इस दुनिया में वही ऑर्बिट पॉसिबल है, ओनली दोज ऑर्बिट इज पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट इज पॉसिबल, only those orbit is possible which has angular momentum, which has angular momentum, angular momentum in terms of NH/2 pi, in terms of NH/2 pi वही ऑर्बिट हो सकते हैं। तो इन्होंने ये दो बात बोली, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आया। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं एटम की एक्सप्लेन कर पाए कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो भाई ऑब्वियस एनर्जी रेडिएट करेगा कि न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो बोर ने एक कंसेप्ट लेकर के आई स्टेशनरी ऑर्बिट का कि देखो भाइयों बहनों आप एक चीज देखो कि जो आप बार बार कह रहे हो कि एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, ऐसे ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और जब ये उसमें रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। दूसरी बात बोली उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। इन्होंने कहा इस दुनिया में वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, एल मतलब जानते हो क्या होता है, एल मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। ये जो एल है इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। तो वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई होता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कई किताबें में इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने एक चीज तो पढ़ लिया, एल बराबर NH/2 पाई होना चाहिए। और बेटा जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये जो एल होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती MVR। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद कर लो। तो कई किताबों में इसको MVR बराबर NH/2 पाई कह दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है भाई, हाँ सर, आगे क्लियर है क्वेश्चन? ठीक। सॉरी। तो इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर कंसेप्ट दिया कि देखो भैया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, और ये रिवॉल्व करते हैं जैसे कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? NH/2 पाई। या इसको मैं कह सकता हूँ एल के जगह पे क्या रख दूंगा, एल के जगह पे रख दूंगा MVR, एल के जगह पे क्या रख दूंगा भैया, एल के जगह पे रख दूंगा MVR। तो कह सकता हूँ MVR बाई MVR इक्वल टू NH/2 पाई। ये दोनों बात सही है, L इक्वल टू NH/2 पाई या MVR इक्वल टू NH/2 पाई, ये कंडीशन होनी सही है। यहाँ पे n की जो वैल्यू है बेटा ये स्मॉल n है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये भी स्मॉल n है ना। इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए, है ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे जो h है बेटा वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। वो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं? जब भी किसी भी, है ना, इन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डज नॉट रेडिएट एनर्जी, दीज नॉन रेडिएट एनर्जी आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जो इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं और इसे बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये आपको नहीं पढ़ना है। जब भी एटम रेडिएट करते हैं एनर्जी को तो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जंप करते हैं वन स्टेशनरी ऑर्बिट को से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में। यानी देखो ये चीज आपको बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी कंडीशन में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इन्होंने एक बात कही थी, उस चीज को मैं समझाता हूँ आपको। ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है मैं आपको तुरंत समझाता हूँ। एक तो इन्होंने ये सारी बातें बोल दी, फिर उन्होंने एक तीसरी बात बोली थी, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं, ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहता है ना। एक तो ये पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट, ये हमने पढ़ लिया। ये क्या कहता है कि वही ऑर्बिट हो सकता है, इस दुनिया में वही ऑर्बिट हो सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे ऐसे होगी। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, तीसरा था फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी, तुम्हें एक बात बताऊं
ये जो लाइन लिखी है इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लाइन लिखी हुई है, इसको मैं यहां से कर देता हूँ। एन एटम रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। बेटा ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको ये चीज समझनी चाहिए फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, कि मान लो मैं एक एटम बनाऊं, तो एक एटम के अंदर उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। हाँ सर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। और ये ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा लेट सपोज इलेक्ट्रॉन को मुझे, इसको मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये समझ लो हमारा एक न्यूक्लियस है, हाँ न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन 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 है, ये हमारी दूसरी ऑर्बिट, ये हमारी तीसरी ऑर्बिट। लेट सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे है, और इस इलेक्ट्रॉन को मुझे, ये n इक्वल टू 1 है, इसे n इक्वल टू 1 बोलेंगे, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। इसको मैं पहुंचाना चाहता हूँ n इक्वल टू 3 में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और अभी आपने पढ़ा ये जो ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1 एक ऑर्बिट है, n इक्वल टू 2 एक ऑर्बिट है, n इक्वल टू 3 एक ऑर्बिट है। बेटा ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी फिक्स है, तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, इसे हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी एनर्जी फिक्स है। लेट सपोज मैं कह दूं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जिनके पास है वही n इक्वल टू 1 में रहेंगी, और जिनकी एनर्जी -1.57 है वो किसमें रहेंगे, n इक्वल टू 3 में रहेंगे। बात बता रहा हूँ। तो अगर बेटा मुझे अपनी, तो वही ऑर्बिट, वही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा जिसकी एनर्जी 13.6 होगी, तो जो हमें हायर एनर्जी स्टेट में ले जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ये वापस आएगा ना तो उसे अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, है ना, अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो देखो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में लेकर के आना है तो एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी। तो अब हमें एनर्जी देनी नहीं है, एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा, ये एनर्जी लूज करेगा। और जब एनर्जी लूज करेगा ना, एनर्जी किसके फॉर्म में लूज करेगा, एनर्जी लूज करता है इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ठीक है भाई, ईएम वेव के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज करता है। अब हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है, तो वो वेवलेंथ भी रिलीज होती है, फ्रीक्वेंसी भी रिलीज होती है। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, it radiate energy, it radiate energy which have some frequency, which have some frequency, इसके पास उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बोलो भाई बात समझ में आएगी, ये क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज की, जैसे मान लो ये हमारा एटम है, ये हमारा क्या है, एक एटम है। अब इसको मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ, मैं पूरी कहानी क्या कहना चाहता हूँ। अगर एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक एटम के सेंटर पे क्या होता है बेटा, एक एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सबको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के बाद जो पहली ऑर्बिट होती है उसे बोलते हैं n इक्वल टू 1, है ना, ये ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद जो दूसरी ऑर्बिट होती है उससे बोल देते हैं n इक्वल टू 2, है ना। ऐसे जो तीसरी ऑर्बिट होती है उसे बोल देते हैं n इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिट है। बेटा ये न्यूक्लियस है। ये जो n इक्वल टू 1 है ना, इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है, याद रखना, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 को, यानी पहली ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। इसको फर्स्ट एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट मतलब
सबसे पहला एनर्जी स्टेट, इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट को ही हम फर्स्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं। बेटा ये जो n इक्वल टू 2 है, इसको कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको मैं एक्साइट करूं तो पहले कहाँ जाएंगे, n इक्वल टू 2 में जाएंगे, तो यानी ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है। ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है। ओके सर, हाँ सर, ये जो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करूंगा तो पहले कहाँ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट क्या होगी, n इक्वल टू 2। और ध्यान से देखो n की वैल्यू 2 है, इसे हम सेकेंड ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट। यानी जो n इक्वल टू 1 है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको फर्स्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं। दूसरा होता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइट करूंगा तो पहले कहाँ जाएगा, उसको सेकेंड ऑर्बिट भी कहते हैं। n इक्वल टू थर्ड को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। भाई फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट तो n इक्वल टू 2 है, दोबारा एक्साइट करूंगा तो कहा जाएगा n इक्वल टू 3 में, तो ये क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। ये क्या है भैया, ये हमारा सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। और बेटा ये जो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट होता है ना, ये जो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट होता है ना, इसकी n की वैल्यू कितनी है, 3, इसको थर्ड ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको थर्ड ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो याद रखना n इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। इसको फर्स्ट एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है। n इक्वल टू 2 को सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, या इसको फर्स्ट एक्साइटेशन ऑर्बिट भी कहा जाता है, एक्साइटेशन स्टेट। n इक्वल टू 3 को सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, और इसको थर्ड ऑर्बिट भी कहा जाता है। भाई देखो पढ़ाई करते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। बेटा थोड़ा हसल करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो तुम्हें चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अगर यहाँ तक तुम लेक्चर में बने हो तो बेटा सैल्यूट है तुम्हारे डेडिकेशन को, क्योंकि तुम मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो यार, और तुम्हें आने वाले टाइम पे जरूर इसका फल मिलेगा, जरूर तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, तुम्हें परेशान नहीं होना है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है भाई, परेशान मत होना। सॉरी। अब एक यहाँ से बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आता है, जिसमें बोर में देखो, बोर ऑर्बिट में से हमें दो तीन चीज कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहला रेडियस कैलकुलेट करना होता है ना, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, एनर्जी इन बोर ऑर्बिट, है ना, उस ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि जो रेडियस होता है, उस रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। पर ये आता कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। सबसे पहले समझो, एक बात बताओ, अगर ये हमारा एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये हमारी ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, इनके इनके बीच में ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कैसे मिलना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये आता कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। एफ सेंट्रीपिटल बराबर है एफ इलेक्ट्रिक के। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है क्लास 11th में भी, 9th में भी, mg स्क्वायर बाई आर होता है। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, भाई मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बात बताई कि देखो यार, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, जेडी होता है, इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, तो एफ इक्वल टू होता है के क्यू वन हो जाएगा जेडी, है ना, और ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर, इनके डिस्टेंस मान लेता हूँ आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। बेटा आर से आर काट दूंगा, फिर भी यहाँ पे एक आर बचेगा ना, तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। बेटा एम को मैं नीचे ले आऊंगा, एम को मैं नीचे ले आऊंगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर बाई आर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एम। ठीक है भाई, हमने कुछ नहीं किया, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बेटा आर से आर काट दिया, फिर इस एम को नीचे ले आया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई के जेडी स्क्वायर बाई आर एम। अभी हमने बताया है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, वो होता है NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है भाई, NH अपॉन 2 पाई। बेटा एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी बताया था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एल की वैल्यू कितनी होती है, MBR, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, MBR इक्वल टू NH बाई 2 पाई। यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालूं, M और R नीचे चले जाएंगे, तो NH अपॉन 2 पाई MR हो जाएगा।
अब बेटा यहाँ पे तो हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एम बी स्क्वायर बाई आर के जेड स्क्वायर, यहाँ से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। एल इक्वल टू एन एच अपॉइंट टू पाई, यहाँ पे एम बी आर रखा है एन एच अपॉइंट टू पाई, v इक्वल टू एन एच अपॉइंट टू पाई एम आर आया, यहाँ पे v की वैल्यू निकाली। अगर हम इसको इक्वेट करना चाहते हैं तो यहाँ भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है। इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, जैसे मैं इक्वेट करूंगा m और r कट जाएगा, फिर भी यहाँ पे एक mr बचेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mr बचेगा, और ये mr कट गया तो केवल k जेड स्क्वायर है। बेटा मेरा दिमाग सोचो, मैंने क्या किया, मैंने इस रेडियस को ऊपर भेज दिया, जैसे ये कट्टम किट्टा हो गया, मैंने इस रेडियस को ऊपर भेज दिया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा के जेड स्क्वायर कैपिटल आर। बेटा जरा ध्यान से समझो एक चीज, जरा ध्यान से समझो, क्या मैं अगर मैं चाहूँ रेडियस कैलकुलेट करना तो मुझे के जेड स्क्वायर, भाई अगर मैं रेडियस चाहता हूँ तो के जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। इतना तुम्हें याद ही नहीं रखना है बेटा। अगर हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो ये जो पूरा रेडियस है ना, इसमें एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, तो पता है हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 4 भी कांस्टेंट है, एच की वैल्यू भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो यानी कि पूरा जो रेडियस है किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे। ये जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये आपको बात याद रखनी है कि रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर पे, बस। और एक फार्मूला रफली याद कर लो, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन के जेड स्क्वायर। आर इक्वल टू, लिखो मेरे साथ 2 बार लिख लो, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, एम के जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 होगी तो जो रेडियस होगा वो साफ साफ भाई पूरा कांस्टेंट है, तो रेडियस पूरा एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़े भाई, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। और दूसरी चीज जो हमको कैलकुलेट करनी है रेडियस के बाद, वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो, उसमें एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। आपने बचपन से पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर, बचपन से पढ़े हो ना, हाफ एम बी स्क्वायर। जो बी स्क्वायर की वैल्यू है ना, जो पीछे हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, अगर तुम इसमें रखोगे तो जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। मेरी बात मान लो, बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो सीधा सीधा याद रखो यार, काइनेटिक एनर्जी हाफ की जेड स्क्वायर बाई आर। बहुत ही सिंपल है भाई। किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होगी वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर बाई आर। बेटा बी स्क्वायर की जब तुम वैल्यू रखोगे तो साफ साफ तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि Q1 Q2 बाई आर। Q1 की वैल्यू जेड ही रखोगे, Q2 माइनस ही रखोगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा वो आती है भाई, ये माइनस का, ये इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस का चार्ज होता है, ये आएगी माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। ये सॉल्व करने पे ये आएगी, है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के जेड स्क्वायर हो गया। अब टोटल एनर्जी चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। अब जैसे ही जोड़ूंगा, है ना, इनको जोड़ूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली। भाई हाफ के जेड स्क्वायर प्लस माइनस का के जेड स्क्वायर है, ओवरऑल क्या हो जाना है, माइनस ही तो हो जाना है। समझ पा रहे हो ना भाई। भाई इसको मैं प्लस करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में है ना, ओवरऑल तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक, अब समझो भैया, यहाँ पे के जेड स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे हाफ, हाफ माइनस 1 हो जाएगा, हाफ को बाहर ले लूंगा तो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, तो माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, यानी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। अभी ये टोटल एनर्जी नहीं आएगी, हमारे किताबों में क्या करते हैं, वैसे तो एनर्जी ये है माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे ना तुम्हारी कैलकुलेशन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए वो आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अभी हमने आर की वैल्यू निकाली, कितनी होती है सर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम के जेड स्क्वायर। कुछ मत करना, यहाँ पे तुम आर की वैल्यू जब रखोगे ना बेटा, आर की वैल्यू जब रखोगे तो तुम्हारी जो एनर्जी की इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 के स्क्वायर एम पान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनो, इस एनर्जी के इक्वेशन को भी मत याद करो, सिर्फ इस पूरी कहानी को समझ जाओ, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम निकाल लोगे। भाई तुमको पता है ई इक्वल टू माइनस हाफ की जेड स्क्वायर बाई आर होता है,
तो बेटा आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम सी जेड स्क्वायर रखोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। पर यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। ये बात आपको याद रखनी है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के लिए, पर किसके लिए बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे जेड की वैल्यू 1 होगी, ये एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके लिए, और हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए। दो बात आपको याद रखनी है। क्या सर पूरी चीजें याद रखनी? भाई तुम्हें ये एनर्जी याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के जेड स्क्वायर भाई यार, तुम दोनों को जोड़ोगे तुम्हें टोटल एनर्जी मिल जाएगी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर भाई यार। आर की वैल्यू तुम्हें पता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम स्क्वायर के जेड स्क्वायर, इसको तुम तो इसमें रखोगे तुम्हें साफ साफ एनर्जी मिल जाएगा। तुम देखोगे एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, और जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर। राइट अब ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को? हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा। जो याद रखना, जो एनर्जी होती है वो जब पूरा सॉल्व करेंगे ना, इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो जो तुम्हें एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, पूरा सब वैल्यू पुट करोगे, वो आती है -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो पूरा कांस्टेंट है उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। ठीक है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तुम जोड़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू आई, जितने भी कांस्टेंट है यहाँ पे जो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वन वन अपान एन स्क्वायर है ना। 13.6 से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बेटा। अगर एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हाइड्रोजन एटम में पहले एन इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी होती है, 13.6 पर माइनस में बेटा 2 का स्क्वायर करोगे तो -3.4, यानी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, तीसरे ऑर्बिट की -1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब बेटा ये तो टोटल एनर्जी है, किसी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होगी, आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, -13.6 एन स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ सर ये बात याद रहेगा। बेटा पहले ऑर्बिट में पूछेगा एन की वैल्यू 1 पुट कर देना, दूसरे में पूछेगा 2 पुट कर देना, तीसरे में 3 पुट कर देना। पहले में होती -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -3.4, चौथे में -1.57। पर बेटा कभी कभी ना तुमसे पूछते हैं बताओ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी, तो कुछ मत करना। ये जो वैल्यूज नेगेटिव में तुम्हें दिख रही है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी, इसको तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, बस ये काइनेटिक एनर्जी हो जाए। ये कंसेप्ट है बेटा कि कभी तुम्हें टोटल एनर्जी पता हो और काइनेटिक एनर्जी पता करनी हो तो उसको पॉजिटिव कर दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है टोटल एनर्जी की। तो मान लो पहले ऑर्बिट में टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो भैया दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ की एनर्जी है तीसरे ऑर्बिट की -1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी, पर अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो यहाँ पे प्लस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, है ना। प्लस में कर दोगे टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। पर सुनो, हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी जो प्लस में आई है ना उसको 2 टाइम्स कर दो माइनस में। काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इसको मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये माइनस में, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो काइनेटिक एनर्जी पहले ऑर्बिट की कितनी है 13.6, इसको 2 गुना कर दो माइनस में, तो तुम्हें पहले ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तुम्हें दूसरे ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी पता है, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो माइनस का 2 टाइम्स कर दो, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। यानी जो 2 टाइम्स होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, नेगेटिव में, वो क्या देगी आपको, पोटेंशियल एनर्जी देगी। तो टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो -13.6 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करोगे -13.6, दूसरे में -3.4, चौथे में -1.57। काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, प्लस में कर दो +13.6, दूसरे में +3.4, चौथे में +1.5। पोटेंशियल एनर्जी दुगना दुगना करते जाओ, पता चलते चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तुम्हें पता है भाई कि जब इलेक्ट्रॉन्स when electrons comes from comes from comes from higher energy state to lower energy state, जब ये हायर एनर्जी स्टेट से बेटा लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, इट रेडिएट फ्रीक्वेंसी
और वेवलेंथ। लोअर एनर्जी स्टेट इट रेडिएट एनर्जी, इट रेडिएट, ये क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। उस एनर्जी के अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है, which है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, which है वेवलेंथ, which है इट्स वेवलेंथ, जिसके पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। पर बेटा ना हमसे क्या होता है, ये जो वेवलेंथ होते हैं ये पूछे जाते हैं, ये बताओ कि जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं एम वेव के फॉर्म में उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, 1/λ। पूरी कहानी में समझो, इस पूरी कहानी को मैं समझू। देखो भैया, जब एनर्जी, भाई मान लो ये हमारा एक एटम है, ये हमारा मान लो क्या है, एक एटम है। तो भैया एटम जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ये मान लो हायर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा, तो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी में जा रहा है, तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब ये जो एनर्जी होगी इसकी इतनी वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, इसका फॉर्मूला होता है 1/λ आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी, है ना, किसी भी हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज के वेवलेंथ को ऑब्टेन कर सकते हो ना। इसका फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे जो बेटा n1 है वो लोअर ऑर्बिट है, जैसे मान लो यहाँ पे n1 पे आ रहा है या n2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो n1 पे आ रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे n1 पे आ रहा है, तो n1 हमारी लोअर ऑर्बिट है और n2 हमारी क्या है भैया, हायर ऑर्बिट है। जब इस फॉर्मूले में n1 n2 की वैल्यू पुट करेंगे, पर यहाँ पे बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे r की जो वैल्यू है ना, इसको रेडियस मान लेते हैं। बेटा ये रेडियस नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होती है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो r है ना बेटा, जो r है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखते हैं रेडबर्ग, RYDBERG, रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भाई तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि n1 तो तुम्हें पता होगा, n2 भी तुम्हें पता होगा। अगर इसकी वैल्यू तुम जानते हो तो वेवलेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 1.097 इंटू 10⁷ मीटर का इनवर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े, जी मास्टर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो अपनी वेवलेंथ को रिलीज करता है बेटा। अब ये जो वेवलेंथ होती है, अगर ये विजुअल रीजन में आती है तो हमको दिखाई पड़ती है, अगर विजुअल रीजन में नहीं आती है तो हमको दिखाई नहीं देती है। मान लो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी हायर स्टेट से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, हमें नहीं पता n कहां से आ रहा है, किसी भी n इक्वल टू 3 से आ रहा है, n इक्वल टू 4 से आ रहा है, n इक्वल टू 5 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है ना। मान लो ये हमारा कोई एटम है, ये हमारा कोई एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू 1 है ना बेटा, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। तो बेटा चाहे n इक्वल टू 2 से आए, ये भी हायर ऑर्बिट है n1 के लिए, और चाहे n इक्वल टू 3 से आए, अगर ये n इक्वल टू 1 से आ रहा है तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आए, हायर ऑर्बिट से फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। अगर बेटा n इक्वल टू 2 में आए किसी भी हायर सीरीज से तो बाल्मर सीरीज, अगर n इक्वल टू 3 में आए तो पास्टन सीरीज, अगर n इक्वल टू 4 में आए, कहीं से भी आए, है ना, n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो लाइमन होगा, n इक्वल टू 2 में आ रहा है तो बाल्मर होगा, n इक्वल टू 3 में आ रहा है तो पास्टन होगा, है ना, n इक्वल टू 4 में आ रहा है, सुनो, n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो लाइमन होगा, n इक्वल टू 2 में आ रहा है तो बाल्मर होगा, n इक्वल टू 3 में आ रहा है तो पास्चन होगा, n इक्वल टू 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट होगा, n इक्वल टू 5 में आ रहा है तो पीफंड होगा। ठीक है, हाँ याद रखना। यानी कि कभी भी अगर कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट से, हायर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आएगा तो वहां पे जो सीरीज मिलेगी हायर एनर्जी ऑर्बिट से वो लाइमन सीरीज मिलेगी। ये आपको याद रखना है कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगा, लाइमन सीरीज। किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 में आएगा तो बाल्मर सीरीज मिलेगी। कभी भी किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 3 में आएगा तो पास्चन सीरीज मिलेगी, n इक्वल टू 4 में आएगा तो ब्रैकेट मिलेगा, n इक्वल टू 5 में आएगा तो पीफंड मिलेगा, है ना। अब बेटा ये तो आपको पता हो गया, पर यहाँ पे ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब लाइमन सीरीज होती है तो लाइमन सीरीज में जितने भी आते हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो सीरीज तो लाइमन होगी, पर उसकी जो वेवलेंथ होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। अगर बाल्मर और पास्चन में आ रहा है n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 3 में, तो यहाँ पे हमको विजिबल रीजन दिखेगा, ये हम देख सकते हैं, और इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है, आपको बचपन से पता है विजुअल रीजन की। तो ये आपको याद रखना है
कि अगर लाइमन में आता है n इक्वल टू 1 में आता है हाई एनर्जी ऑर्बिट से, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में उसकी वेवलेंथ होती है। और बेटा अगर इक्वल टू बाल्मर पास्चन में आता है तो विजिबल रीजन होता है। और नीचे के जो जो दो होते हैं उनमें इंफ्रारेड होता है। अगर मान लो ब्रैकेट में आता है तो भी इंफ्रारेड रीजन में है, और पीफंड में आता है तो भी इंफ्रारेड में है, पर पीफंड को फार इंफ्रारेड बोलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि अगर n इक्वल टू 1 में कोई चीज आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे जो सीरीज होगी वो लाइमन होगी, साथ साथ ये जिस रीजन में लाई करेंगे वो अल्ट्रावायलेट होंगे, यूवी रीजन होगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगे। और बेटा अगर n इक्वल टू 2 है, अगर n इक्वल टू 2 में आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे बाल्मर। बाल्मर के साथ साथ आपको याद रखना है ये विजिबल रीजन में लाई करेंगे, इसमें विजिबल रीजन में। n इक्वल टू 3 है तो ये लाई करेंगे, इसको बोलेंगे पास्चन सीरीज, और ये भी किसमें, विजिबल में, है ना, ये भी किसमें रहेंगे, विजिबल में। n इक्वल टू 4 है बेटा, इसको बोलेंगे ब्रेकेट, क्या बोलेंगे, ब्रेकेट। और ये किस सीरीज में लाई करेंगे, ये हमारे लाई करेंगे इंफ्रारेड में, किसमें लाई करेंगे, इंफ्रारेड में। और जो जो फोर्थ वाला है ना पीफंड, वो भी होता है बेटा, वो भी होता है इंफ्रारेड, और इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड। आई होप आपको ये बात याद हो गई होगी। 4 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पीफंड, ब्रेकेट। पहला अल्ट्रावायलेट, नीचे के दो विजिबल रीजन, नीचे के दो इंफ्रारेड, ठीक है। बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की। अब मान लो भैया हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाई n1 का स्क्वायर, है ना, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, यही तो है। हाँ सर यही है। अब बेटा हमें कंडीशन मिलती है कि हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। ये बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, तो याद रखना मैक्सिमम वेवलेंथ तभी मिलता है जब n2 की वैल्यू पास वाली हो। जैसे मान लो हमारा लाइमन सीरीज है, तो लाइमन में n1 की वैल्यू कितनी होगी, n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो n2 हमें कितना लेना पड़ेगा, n2 की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी, ना पास वाला लेना है। अगर मान लो n1 की वैल्यू हमारी 2 है, ये बाल्मर सीरीज है, तो हमें जो n3 की वैल्यू है ना वो हमें 3 लेनी पड़ेगी, यानी n2 की जो वैल्यू है हमें 3 लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि तभी हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। यानी मैक्सिमम वेवलेंथ मिलने की कंडीशन क्या है, बगल वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं, तभी मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। तो भैया मान लो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए भैया नियर बाई ऑर्बिट को ढूंढो, पास वाले ऑर्बिट को ढूंढोगे तभी तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ मिल पाएगी। जब तक पास वाले के पास नहीं जाओगे, क्या बोल रहा है मास्टर, पास वाले के पास जाना पड़ेगा। जब तक तुम पास नहीं जाओगे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी अटैचमेंट बढ़ेगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी अटैचमेंट बढ़ेगी। अच्छा ना एक बात तुम्हें मैं बताऊं, एक छोटी सी चीज तुम्हें बताता हूँ, है ना। हर लोगों के स्कूल में ना, जैसे जब किसी के स्कूल में कंपटीशन होता है तो 2-3 चीज बहुत कॉमन होती है। अभी मुझे एक याद आ गया, इसी चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था, तो हमारे स्कूल में एक कांड हुआ था कि वहां पे एनुअल फंक्शन होने वाला था, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी डांस डांस क्लास की। तो हर स्कूल में एक चीज बहुत कॉमन होती है, एक लड़की होती है जिसको डांस करना होता है। वो क्या करती है, वो गाना मैं तुम्हें बताता हूँ किस गाने पे डांस करती है। एक लड़की जरूर होती है जो गाने पे डांस करती है, बोले चूड़िया बोले कंगना, हर स्कूल में होता है। वो लड़की, कोई ना कोई लड़की जरूर होती है जो उस गाने पे डांस करती है भैया। तो पहले लड़कियां क्या करती हैं, पहले जब उन्हें डांस करना होता है चूड़ी उड़ी पहन के आती है, फिर ऐसे पीछे से खड़ी होंगी, है ना, पहले से करेंगी बोले चूड़िया बोले कंगना, बोले चूड़िया बोले कंगना, ऐसा जरूर, है ना, पहले पीछे फिर आगे। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि पीछे मुड़ के आगे आने का क्या सीन है, पीछे मुड़ के आगे आने से क्या मिल जाता है जीवन में, लेकिन होता है। हुँ? ये सब चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, होता है भैया, ये सारी चीजें तुम्हें जीवन में देखने को मिलेंगी। आओ भाई, तो देखो भैया अगर तुम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हो तो पास रहना पड़ेगा। अगर तुम n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ये पास वाली। मान लो लाइमन सीरीज के लिए तुम मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लो, तो लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू तो 1 होती है, यानी लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, है ना। तो हमें लाइमन सीरीज में, अगर लाइन ऑब्वियस बात है, लाइमन में n1 की वैल्यू 1 होगी, है ना, n1 की वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो हमें उसके पास वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लेना है, यानी n2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर हम बाल्मन सीरीज में हमें चाहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, तो यहाँ पे बाल्मन सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो हमें जो हाई एनर्जी ऑर्बिट होगा जहां से इलेक्ट्रॉन को लाना है, वहां से n2 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं पास्चन सीरीज में भैया मैक्सिमम वेवलेंथ, तो n1 की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है 3 होगी, तो हमको पता है
तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो N2 इक्वल टू 4 से आना चाहिए, यानी उसके पास से 3 है तो 4 से आएगा। अगर ये भैया ब्रैकेट है N1 इक्वल टू 4 होना चाहिए, N2 इक्वल टू 5 होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। ये तो कहानी हो गई मैक्सिमम वेवलेंथ की। पर भैया मिनिमम वेवलेंथ भी पूछा आता है, तो याद रखना मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू पास वाले को लेते, भाई लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 है तो मुझे मैक्सिमम चाहिए तो N2 की वैल्यू 2 रखूंगा। बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 है तो मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो N2 की वैल्यू 3 रखूंगा, यानी पास पास वाला रखूंगा। पर बेटा अगर हमसे कोई कहे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा, है ना। जैसे मान लो मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पे मैं जो N1 की वैल्यू है लाइमन सीरीज के लिए, है ना, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, लाइमन के लिए तो N1 की वैल्यू 1 होगी, और जो हमारी N2 होगी ना भैया उसको मैं इन्फिनिटी रख दूंगा तो हमें मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। यानी मैक्सिमम चाहिए तो पास वाला और मिनिमम चाहिए तो इन्फिनिटी। अब बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट है, लास्ट टॉपिक है, आराम से पढ़ लो। एक कंसेप्ट होता है एच अल्फा का, एच बीटा का, एच गामा का। ये भी एक लाइन होती है, एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा लाइन। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर देखो भैया हमें जैसे तुमने पढ़ा मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ, ऐसे ही एच अल्फा मैक्सिमम कब होगा, एच अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी और मिनिमम वेवलेंथ कब होगी। तो याद रखना N2 की वैल्यू n प्लस 1 होनी चाहिए, N2 की वैल्यू n प्लस N1 प्लस 1 होनी चाहिए अल्फा लाइन के लिए, N2 की वैल्यू N1 प्लस 2 होनी चाहिए बीटा लाइन के लिए, और गामा लाइन के लिए N1 प्लस 3 होनी चाहिए। मान लो बाल्मर सीरीज है और हमें एच अल्फा चाहिए, है ना, मैक्सिमम चाहिए बाल्मर सीरीज के लिए या लाइमन सीरीज के लिए, हमें मान लो एच अल्फा की वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, एच अल्फा की वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी चीज हमको ये करनी है कि यहाँ पे जो हमारी N2 की वैल्यू होगी वो N1 प्लस 1 हो जाएगी बस, तो हमें एच अल्फा मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर हमें N2 की वैल्यू यहाँ अब बीटा लाइन चाहिए, N2 की वैल्यू N1 प्लस 2 हो जाएगी, गामा लाइन चाहिए तो N2 की वैल्यू N1 प्लस 3 हो जाएगी। पर बेटा अगर हमको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो अगेन N2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। जैसे मिनिमम वेवलेंथ पाने के लिए N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ऐसे ही एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा की लाइंस की मिनिमम वेवलेंथ होने के लिए N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, वो होता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है भैया, आओ आपको समझाते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी कुछ नहीं होती है, एक्साइटेशन एनर्जी मान लो ये न्यूक्लियस है मास्टर, छी छी, ये न्यूक्लियस है भैया, हाँ सर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, जी मास्टर पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, हाँ सर ये ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट है बेटा। ये एक और ऑर्बिट है बेटा, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम लोअर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 है, इसको n इक्वल टू 2 में ले जा रहे हैं, यानी ये हमारा लोअर ऑर्बिट है, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है। तो इसको एक्साइट कराने के लिए, इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो भैया इसे बोलूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required 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 for an electron to its excitation state, इसके एक्साइटेशन स्टेट में ले जाने के लिए टू इट्स एक्साइटेशन स्टेट इज नॉन एज एक्साइटेशन एनर्जी। इसे ही क्या बोल देते हैं भैया, इसे ही बोल देते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। इज नॉन एज, इज नॉन एज एक्साइटेशन एनर्जी। इसकी जो एनर्जी होगी उसको क्या बोल देंगे भाई, इसको बोल देंगे एक्साइटेशन एनर्जी। ओके वाले, बोलो क्या क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन का कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था हम क्वेश्चन भी कराएंगे, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट बोर्स पोस्टुलेट फॉर एटम। बोर के बारे में बताओ, बता दिया। बोर ने क्या कहा, स्टेशनरी ऑर्बिट बताया, इनने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, ये क्वेश्चन आता है। फिर तुमसे कहेंगे बोर ऑर्बिट की रेडियस बताओ, रेडियस कितना आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर। बताया कि नहीं बताया, ध्यान से देखो, एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है भाई रेडियस का। देखो रेडियस कहाँ बताया था, याद करो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर
आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, ये हो गया। फिर भैया तुमसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, पहले तो रेडियस आपको याद रखना है। दूसरा एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है एनर्जी के बारे में। तुमसे कहेंगे सेकंड, मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, कैसे क्वेश्चन आता है, फाइंड, तुमसे कहेंगे फाइंड एनर्जी, फाइंड एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी बताओ। तो कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना है आपको, एन की वैल्यू सिर्फ 2 रख दी है, ई इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये बहुत बच्चे याद रखने हैं, तो आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है रेडियस पे, तुम याद रखना एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके एन की वैल्यू के ऑर्बिट के, और जो रेडियस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर की, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे एंगुलर मोमेंटम पे, एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई पे, बेटा एल की वैल्यू कितनी होती है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, पढ़े हो ना। तुमसे मैं पूछूं यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। बेटा तुम्हें सब की वैल्यू देंगे, तुम्हें एन की वैल्यू, एच की वैल्यू, 2 पाई एम आर, वेलोसिटी तुमसे पूछ लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेना। अगर मैं क्वेश्चन कराने बैठा तो भाई ये बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, तुम यहाँ पे रिवीजन करने आए हो, जैसा कि मैंने बोला था मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस चैप्टर में भाई फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, तो अब तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से, है ना। अब तुम कुछ मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाना, क्वेश्चन कर लेना, बहुत तुम्हारा काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। पारंगत बैच का मेरा मेन मोटिव था कि क्वेश्चन के साथ में सीरीज को कराऊं, पर बेटा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं ऑलरेडी कवर कर लेता हूँ, है ना। अब एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। मेरा तुमसे सवाल है, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। तुम बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज में कब होगी, ये तुमसे मेरा सवाल है। तो तुम इसको तब बता पाओगे ना जब तुम्हें कंसेप्ट पता हो। भाई तुम्हें पता होना चाहिए लाइमन सीरीज है, किस सीरीज की बात कर रहा हूँ, लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होती है, n1 की वैल्यू 1 होती है, और अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो उसके पास वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ, n2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब हम इस पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, तो बेटा हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। पर बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, अब तुमसे किसी भी सीरीज में पूछ सकता है मिनिमम वेवलेंथ, तुम कुछ मत करो, n1 की वैल्यू तो भैया 1 होगी क्योंकि लाइमन सीरीज है, n2 की वैल्यू इस बार इंफिनिटी रख देना, और जैसे इंफिनिटी रखोगे समथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। आसान आसान क्वेश्चन होते हैं यार, सिंपल मैथ से इसको सॉल्व कर लोगे। तो भाई आई होप आपको यहाँ से बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी, बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे से इस पूरे चैप्टर को हमने रिवाइज कर लिया, और आप लोगों का थैंक यू भाई, आप लोगों का थैंक यू, आप लोग आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए, तो आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, अपने जीवन में मचाते रहो, है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। बेटा ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, इसके लिए आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया, थैंक हो गया, चलो हटाओ, थैंक यू आज मैं आपको बोल ही चुका हूँ, है ना। तो सारी बातों को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, मेहनत करना, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना, कभी घबराना मत, है ना। मिलते हैं न्यूक्लियाई के चैप्टर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।